गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th की इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र के अध्याय नंबर 1 पर। इससे पहले हम क्लास 9th की इकोनॉमी पर बात कर चुके हैं और उसके नोट्स भी हमने सभी चैप्टर्स के प्रोवाइड करा दिए हैं और स्टेप बाय स्टेप हमने वहां पे वीडियोस दिए हैं। बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट पे यानी जड़ पर हमने काम किया है। बिल्कुल जो न्यू है क्लास 9th की अर्थशास्त्र की वो हम समझ चुके हैं और जो क्लास 10th की अर्थशास्त्र है इसकी जो नींव है उस पर अब हम काम करने जा रहे हैं। देखिए अब क्या है, जो क्लास 10th है, जो क्लास 10वीं की जो अर्थशास्त्र है वो आपको एक टॉपिक पर मानी अभी से इससे पहले जो क्लास 9th हमने जो अर्थशास्त्र पढ़ा है उसमें क्या था, उसमें मतलब कुछ वर्ड्स दिए हुए थे और वर्ड्स पर कुछ स्टोरी दी हुई थी। जैसे कि पहले चैप्टर में पालमपुर की कहानी, पालमपुर कोई रियल में गांव तो है नहीं, वो तो वास्तव एक तरीके से काल्पनिक था। तो इसलिए अब ये क्या कर रहा है, जो वहां पे हमने जो वर्ड्स लिए थे, जो यूज किए थे, उनको हम डीप से समझे, बढ़िया से समझे, क्योंकि अब आप क्लास 10th में आ चुके हो ना, तो उस आधार पे आप समझो। क्लास 10th का जो पहला अध्याय है इकोनॉमी का वो है विकास यानी डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के बारे में आप बढ़िया से समझो, आखिरकार विकास है क्या। अब जो चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर का नाम क्या है, विकास है। अब विकास के बारे में जो आपका जो फोकस है, पहले आप विकास को समझ लो। अगर आपको विकास ही नहीं पता है तो आप चैप्टर को पढ़िए ही मत, क्योंकि जब चैप्टर का जो नाम है वो ही विकास है। अब आपको विकास के बारे में पता नहीं कि आखिरकार विकास है क्या, विकास हम किसे कहें। मान लीजिए कई बार क्या होता है, हमको लगता है कि हमारा विकास हो रहा है लेकिन होता नहीं है। अभी हम पहचाने कैसे कि हमारा विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी बात, विकास हम किसे कहें, हम विकास किसे कहें और किन लोगों के लिए विकास का अर्थ क्या है। ठीक है, तो ये सभी कंसेप्ट हमको क्लियर करने पड़ेंगे विकास के बारे में, तभी हम क्या करेंगे, तभी इस चैप्टर को समझ सकते हैं, वरना इस चैप्टर में आपको कुछ समझ में आने वाली नहीं है। विकास एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारे दिनचर्या में दिन प्रतिदिन इसका महत्व बढ़ता भी जा रहा है और हम सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन आज इसका एग्जैक्ट अर्थ आप जान लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम करते हैं स्टार्ट। जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है विकास, तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं विकास शब्द का अर्थ क्या है, यानी मतलब क्या है। देखिए विकास शब्द के अर्थ के बारे में लोगों का जो मत है वो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूं। ठीक है, तो अब 1 लाख रुपए पर मंथ अगर मैं कमा रहा हूं, ठीक है, 1 लाख रुपए अगर मैं पर मंथ कमा रहा हूं तो मेरे लिए विकास क्या है। वहीं पे आप दूसरा आदमी ले लीजिए, वो कमा रहा है 10,000 पर मंथ। ठीक है, अब जो 10,000 पर मंथ कमा रहा है उसके लिए विकास अलग हो जाएगा और मेरे लिए विकास अलग हो जाएगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए मैं भूमिहीन हूं, ठीक है, मेरे पास जमीन नहीं है, मेरी इतनी सैलरी नहीं है, इतना अच्छा खासा इनकम नहीं है, तो मेरे लिए विकास क्या होगा। मैं भूमिहीन हूं तो मेरे लिए मतलब मैं अपने परिवार को अच्छे से चलाने के लिए 20 या 25,000 की सैलरी प्राप्त कर लेना मेरे लिए विकास है। ठीक है, मान लीजिए मैं एक मजदूर हूं, मजदूर कितना कमाता है, लगभग 12,000 रुपए पर मंथ कमाता है वो जब मजदूरी करता है बड़ी मेहनत के बावजूद, तो उसके लिए विकास क्या होगा। उसके लिए अगर उसको पर डे 300 रुपए मिल रहा है तो उसको 600 रुपए मिल जाना उसके लिए विकास है। लेकिन वहीं पे हम बात करें जो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है उसके लिए विकास, तो ये उसके लिए विकास थोड़ी ना हो सकता है कि भाई 600 रुपए पर मंथ हो कमाए, उसके लिए विकास थोड़ी ना है। उसके लिए विकास होगा जितना उसके पास है उससे ज्यादा होना, उससे मजबूत होना, मजबूत होना ही विकास है, प्रगति करना ही विकास है, वृद्धि करना ही विकास है। समझ गए। अब यहाँ पे कोई डाउट है आपको, अगर अभी भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बता देता हूं। विकास का मतलब है प्रगति करना, खुद को मजबूत बनाना। जो अमीर है उसके लिए विकास और मजबूत होना है। ठीक है, खुद को और ज्यादा खुद के या आप इनकम क्षेत्र ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप सुरक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, सुविधाओं के क्षेत्र में ले लीजिए, हर क्षेत्र में खुद को मजबूत करना, खुद की वृद्धि करना या खुद की प्रगति करना ही विकास है। ठीक है, अब विकास अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब विकास के अर्थ के बारे में आप समझ चुके हो, कोई डाउट नहीं। अब हम बात करते हैं, देखिए कई बार क्या होता है, ये तो था विकास का अर्थ। कई बार ऐसा होता है, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि मान लीजिए मेरे लिए जो हो रहा है वो विकास हो, लेकिन मेरे अलावा कुछ अन्य लोगों के लिए विकास ना हो, विनाशकारी भी हो सकता है। एग्जाम्पल फिर से हम यहाँ पे लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया, मान लीजिए
सरकार बांध का निर्माण करा रही है। किसका? बांध का निर्माण करा रही है। अब बांध से क्या होता है? बांध से बिजली बनाते हैं और बिजली का यूज बड़ी मात्रा में होता है उद्योगों में। उद्योगों में अगर बिजली का यूज होगा तो उद्योगपतियों के लिए क्या हो जाएगा? बांध क्या हो जाएगा? उनके लिए विकास हो जाएगा। अगर भाई उस क्षेत्र में जहां पे बांध बना है उस क्षेत्र के आसपास उद्योग है तो उद्योगपतियों के लिए तो क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा, क्योंकि उनको कम कीमत पर बिजली मिलेगी, बिजली पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। लेकिन जहां पे बांध बनाया गया, जहां पे बांध बना, वहां के जो आसपास का जो क्षेत्र होगा, वो क्षेत्र के आसपास जिन जिन किसानों की जो जमीन आ रही है वो जमीन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसका जलमग्न हो जाएगा। जलमग्न क्या होता है? मान लीजिए जो आसपास का जो क्षेत्र है, मान लीजिए बहुत बड़ी मात्रा में आप लोग पानी भर रहे हो और उस पानी के आसपास का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे कटता जाएगा, यानी भूमि कटाव, जमीन कटती जाएगी। उसके आसपास के जो वन है, पेड़ पौधे हैं, वो समाप्त हो जाएंगे, वो उसी में अंदर क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे, मग्न हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा? वहां के जो लोग हैं उनकी जमीन समाप्त हो जाएगी, ठीक है, उनके मतलब उनकी जो दिनचर्या है वो व्यस्त हो जाएगी। तो व्यस्त होने से वहीं पे सॉरी इसके लिए, वहीं पे क्या हो रहा है? उद्योगपतियों के लिए तो वो विकास है, लेकिन जो कमजोर लोग हैं, जो भूमिहीन है, जिनके पास बहुत कम मात्रा में भूमि है, ठीक है, उनके बांध के आसपास वाले क्षेत्र के लोगों के लिए वो क्या हो जाएगा? वो विनाश हो जाएगा, विनाशकारी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये क्या आ गया सर? हाँ यही तो है, यही तो समझना है विकास के बारे में, वरना विकास के बारे में बेसिक तो सभी जानते हैं कि विकास शब्द का जो अर्थ है, कहीं कहीं ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहां पे कुछ लोगों के लिए वो विकास हो सकता है और दूसरों के लिए वो विनाशकारी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में, अब इस ऐसी कंडीशंस यदि आती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको फोकस करना पड़ेगा राष्ट्रीय विकास पर। अब राष्ट्रीय विकास पर जब मैं आऊंगा तब इसको अच्छे से आपको समझा दूंगा। यहां तक आप अपना कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है। अब अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। उसके बाद अब हम बात करते, देखिए विकास क्या है, ठीक है, विकास किन परिस्थितियों में कैसा हो सकता है, विकास का अर्थ किन किन लोगों के लिए क्या क्या हो सकता है, ये आप समझ चुके हो। यदि देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया एक मजदूरी से, आप किसी भी क्षेत्र में ले सकते हो। कोई उद्योगपति है तो कोई मिडिल क्लास का है, कोई ठीक है, कोई हाई क्लास का है तो कोई मिडिल का है, कोई लो का है, कोई मिडिल का है, उनके लिए सबके लिए अलग अलग हो जाएगा विकास का। अब यहाँ पे विकास के उद्देश्य यानी लक्ष्यों को समझिए। विकास के लक्ष्य क्या होते हैं, विकास का उद्देश्य क्या होता है? पहली बात तो मेरे लिए विकास करना यही मेरा उद्देश्य है, विकास करना ही मेरे लिए उद्देश्य है, लेकिन सबका अलग अलग उद्देश्य होता है। अब यहाँ पे फोकस करो, मान लीजिए मुझे आने वाले टाइम में 50,000 की जॉब चाहिए, ये मेरे लिए विकास है, ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा उद्देश्य ही क्या है? ये मेरा विकास भी है, उद्देश्य भी है। लेकिन हम अब बात करेंगे विकास के उद्देश्य क्या, जो विकास हम कर रहे हैं, जो प्रगति हम कर रहे हैं, उसके लिए उसके उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसके उद्देश्य पे फोकस करें। देखिए मान लीजिए आय की हम बात करें, ज्यादातर यही तो कंफ्यूज हमको क्लियर करनी है, इसीलिए तो मैं बोलता हूं एनसीईआरटी पढ़ो, आप क्लास 10th का एनसीईआरटी पढ़ो, दौड़ो मत, भागो मत, उनको समझो डीप से। ज्यादातर जो विकास शब्द का जो अर्थ जोड़ते हैं लोग, किससे जोड़ते हैं? आय से जोड़ते हैं। मेरी इनकम 50,000 से 1 लाख यदि हो गई तो मेरा विकास हो गया, ये समझ बैठते हैं लोग। क्या पैसे बढ़ने से विकास हो जाता है? क्या मैं 10,000 कमा रहा हूं लेकिन कुछ वर्ष बाद या कुछ महीने बाद मैं 1 लाख रुपए कमाने लग गया, क्या सिर्फ आय यानी पैसे के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मेरा विकास हो गया? बिल्कुल नहीं। सिर्फ पैसा कमाना ही विकास नहीं है, सिर्फ आय में प्रगति करना ही विकास नहीं है, सिर्फ आय में वृद्धि करना ही विकास नहीं है। ये सिर्फ इसका एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। आय के साथ साथ सुरक्षित वातावरण भी होना जरूरी है। यदि आपके पास अच्छा खासा पैसा है ही नहीं, लेकिन अच्छा खासा पैसा है लेकिन शुद्ध वातावरण नहीं है, सुरक्षित वातावरण नहीं है, क्या फायदा उस पैसे का? आप बीमार पड़ रहे हो बार बार, क्या ये विकास है? बिल्कुल नहीं। आय के साथ साथ सुरक्षित वातावरण होना चाहिए, ठीक है, सॉरी आदर होना चाहिए। या ये क्या वर्ड यूज किया, देखो कि विकास का मतलब होता है ना आय का होना, सुरक्षित वातावरण का होना, आदर का होना। मान लीजिए मैं एक मजदूर हूं और मैं 300 रुपए पर डे काम कर रहा हूं, ठीक है, 8 घंटे में वर्क कर रहा हूं और 300 रुपए मुझे मिल रहे हैं, लेकिन आदर मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, आदर मिल ही नहीं रहा है। काम के साथ साथ हमारे अंदर आदर, हम लोग क्या उम्मीद करते हैं,
मान लीजिए मैं अगर मजदूर हूं तो मुझे आदर भी मिलना चाहिए, जो वर्क मैं कर रहा हूं उसका सम्मान भी मुझे मिलना चाहिए, वो ही विकास है। अब वर्क आप कर रहे हो लेकिन आपको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, आपका आदर नहीं किया जा रहा है, जो काम आप कर रहे हो, तो वो विकास नहीं है। आदर का होना भी जरूरी है, सुरक्षा का होना जरूरी है। मान लीजिए आप वर्क कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, कोई भी वर्क ले लो, आप मजदूरी मत लीजिए, ये तो मैं बेसिक सा जो मतलब समझाने के लिए ले रहा हूं, आप हर क्षेत्र में ले सकते हो। सुरक्षा, मान लीजिए आप वर्क कर रहे हो, 300 रुपए पर डे ले रहे हो, लेकिन आपको जो जो वो है सुरक्षा है ही नहीं, आपके कर्तव्य का सुरक्षा है ही नहीं, सुरक्षा नहीं। सुरक्षा कैसे नहीं? जैसे कि आजकल जो हम बोलते हैं निजी निजी नौकरी हम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या करते हैं हम, नौकरियां करते हैं, उससे डर बना रहता है कि यार कभी मुझे निकाल ना दिया जाए। ठीक है, कभी भी निकाला जा सकता है भाई, प्राइवेट सेक्टर है, कभी भी निकाल सकता है। वहीं पे हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो ऐसा होता नहीं है। तो ये क्या, ये अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप सुरक्षित हो, ठीक है, अपने उसको लेकर, पैसा को लेकर या फिर अपनी जॉब को लेकर, ठीक है, तो आप सुरक्षित हो। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में तो आप सुरक्षित नहीं हो। अगर आपने काम किया तो भाई आपको रखेंगे प्राइवेट सेक्टर वाला, अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो नहीं रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे सुरक्षा का मतलब ये है, ठीक है, समझ गए। अब सुरक्षा के बारे में आप समझ गए। दूसरी बात क्षेत्र की, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में आपके बीवी बच्चे हैं या फैमिली वाले हैं, जो भी है, दिल्ली में आप रह रहे हो और आप जॉब कर रहे हो, 10,000 पर मंथ आपको मिल रहे हैं। लेकिन आपके पास एक ऑफर आया, कहां से ऑफर आया? कोलकाता से, कि हम आपको 15,000 रुपए देंगे इसी जॉब के, आप उसको छोड़कर कोलकाता आ जाओ। क्या आपको ये क्षेत्र का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कि पैसे 5,000 बढ़ा दिए हैं, लेकिन आप 5,000 बढ़ाने की वजह से आप अपनी फैमिली को छोड़ रहे हो, ठीक है, अपनी मतलब ये सब चीजें सोचते हो ना आप, कभी भी जाते हो कि मतलब यहाँ पे मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, ठीक है, तो मतलब 5,000 के लिए आप वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कर भी लोगे तो आपको क्षेत्र के आधार पर 5,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, तो ठीक है, मतलब इसका भी इफेक्ट पड़ता है, क्षेत्र का भी। ये सब क्या, ये लक्ष्य होते हैं, क्षेत्र का होना, सुरक्षा का होना, सुविधाओं का होना, ठीक है। अब आप काम कर रहे हैं लेकिन आपके लिए कोई सुविधा ही नहीं है, ठीक है, तो ये सब क्या, ये विकास के लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं। इनका बेहतर होना, सुरक्षा होना, क्षेत्र का बेहतर होना, आय का बेहतर होना, सुरक्षित वातावरण होना, शुद्ध वातावरण होना, आदर की भावना का होना, सुविधाओं का होना, ये सभी विकास है, ये सभी विकास का उद्देश्य है। और जब हम विकास की ओर जाते हैं तो इन सबको हमें साथ लेकर चलना होता है, तभी हम खुद को विकसित कह सकते हैं, वरना विकसित हम लोग नहीं है। सिर्फ आय बढ़ाने से विकास नहीं हो जाता है, पैसा कमाने से विकास नहीं हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट फैक्ट है वो क्या, आय तथा अन्य लक्ष्य। अब अन्य लक्ष्य तो ये सभी मैंने यहाँ पे बता दिया, आय क्या है, आय भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। और आय के अलावा जो अन्य लक्ष्य हैं वो क्या है, वो यही तो है, सुरक्षा, आदर, सुरक्षित वातावरण, सुविधाएं, ये सब मैंने यहाँ पे बता दिया। अब हम बात करते हैं इस पर, राष्ट्रीय विकास पर। देखिए राष्ट्रीय विकास का मतलब क्या है, अभी जो हम सीमित थे सिर्फ विकास पर थे, क्या पर थे, विकास पर। लेकिन अब विकास से पहले एक वर्ड जुड़ गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय विकास क्या है, देखिए बड़ा आसान वर्ड है लेकिन इसको समझिए। जब हम राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं तो राष्ट्रीय विकास यानी विकास को लेकर लोगों में भिन्न भिन्न धारणाएं बन जाती हैं, लोगों में विरोध की भावना पैदा हो जाती है, एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये कैसे हो सकता है सर, ये ऐसे हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल आपको बांध का दिया, मान लीजिए जिस तरीके से ये बांध था, ये उद्योगपतियों के लिए क्या था, उद्योगपतियों के लिए था फायदेमंद, लेकिन वहीं पे जो उसके आसपास के जो लोग थे उनके लिए विनाशकारी था। अब आप समझिए, यदि राष्ट्रीय यानी सरकार, राज्य यानी प्रशासन, शासन कुछ ऐसा विकास के लिए कदम उठाता है जो सिर्फ किसी एक वर्ग को प्रभावित कर रहा हो, मान लीजिए, या फिर किसी एक धर्म को प्रभावित कर रहा हो, लेकिन बाकी के नहीं। अब मान लीजिए भारत विविधताओं से परिपूर्ण वाला देश है, इस विविधताओं से परिपूर्ण वाले देश में यदि सिर्फ जो भारतीय जो प्रशासन है या भारतीय जो सरकार है वो केवल मान लीजिए मुस्लिम्स के लिए कुछ क्या कर दे, मुस्लिम्स के लिए कुछ अच्छी कंडीशंस ला दे, वहीं पे ये विकास जो मुस्लिमों का जो विकास हो रहा है वो हिंदुओं के लिए कहीं ना कहीं तो विनाशकारी हो सकता है, ठीक है। हिंदू उसको ले सकते, मतलब अपने हिंदू और मुसलमानों में क्या हो जाएगा, विरोधी भावना पैदा हो जाएगी, हो ही नहीं होगी। तो इसलिए राष्ट्रीय विकास में हमको, जब राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं तो हर चीज को समान लेकर चलना पड़ता है, हर चीज में आजादी, मतलब जो हम कर रहे हैं उसमें आजादी की भावना को होना जरूरी है, सभी को समान लेकर चलने की भावना होनी चाहिए, किसी भी वर्ग को पीछे या किसी की वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए,
हर क्षेत्र में हर दृष्टि से हमको सोचना पड़ता है, तब जाकर हम विकास करते हैं। वो विकास राष्ट्रीयता की ओर जाता है, वो विकास राष्ट्र की ओर जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे विकास की बात कर रहे हैं। विकास मेरा पर्सनल हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय विकास जो होगा वो सार्वजनिक विकास होगा। सार्वजनिक विकास को करने के लिए आपको हर क्षेत्र में, हर वर्ग के आधार पर, हर दिशा के आधार पर सोचकर तब जाकर आप विकास के लिए कदम उठा सकते हो। वरना जो आप विकास के लिए जो कदम उठा रहे हो वो विरोधी भी हो सकती है, वो विनाशकारी भी हो सकती है। उसको आपको विकसित बनाने के लिए किस आधार पर सोचना होगा, वो सभी फैक्ट्स आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पे ये तो आप समझ गए कि लोगों में धारणाएं, भिन्न भिन्न धारणाएं कैसे बन सकती है और एक दूसरे के विरोधी कैसे हो सकते हैं। अब राष्ट्रीय विकास की हम बात करें, देखिए यहाँ पे आप ले लीजिए आय तथा अन्य मापदंड। अब विकास, राष्ट्रीय विकास के आधार पर आप इन मापदंडों को देखो। अभी आपने जो ये मापदंड देखे हैं वो क्या है, वो उद्देश्य, ठीक है, यानी एक सिर्फ विकास का आधार पर आप राष्ट्रीय विकास का आधार पर देखिए। राष्ट्रीय विकास का आधार पर आप देखिए शिशु मृत्यु दर, ठीक है, उसके बाद साक्षरता दर, ठीक है, उसके बाद औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय भी बोलते हैं, उसके बाद निवल उपस्थिति अनुपात। अब ये वर्ड्स जो आप देख रहे हो ये आपके समझ में नहीं आ रहे होंगे, बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे। इनका जो अर्थ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैं अर्थ बताने से पहले आपको समझाऊं। देखिए जो ये राष्ट्रीय विकास है, जो इसका उद्देश्य है, इन्हीं सभी यही उद्देश्य है, लेकिन इनको सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी एक तरीके से समुदायों के लिए समान लेकर चलना होगा। यहीं पे हम जैसे कि आय तथा अन्य मापदंड। अब जो आय है राष्ट्रीय विकास के आधार पर हम देखें तो आय का मतलब बहुत बेहतर होना है, प्रति व्यक्ति आय। अब यहाँ पे मैं एक करके डिफाइन करता हूँ, शिशु मृत्यु दर क्या है। देखिए वैसे तो आप, मैंने क्लास 9th में भी आपको बताया था। एक मिनट में इसको थोड़ा यहाँ से साफ कर देता हूँ। क्लास 9th में मैंने शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया था। साक्षरता दर भी मैंने बताया था, लेकिन फिर बता देता हूँ। शिशु मृत्यु दर मतलब किसी भी वर्ष में, आप इस तरीके से ले सकते हो, किसी भी देश में, मान लीजिए कोई भी देश है, उस देश में एक वर्ष में जितने बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, एक वर्ष में जितने बच्चों ने जन्म लिया, उन बच्चों में से जितने बच्चे मर गए, ठीक है। अब जो मरे हैं, ठीक है, जो मरे हैं और जिन बच्चों ने एक वर्ष में जन्म लिया है, वो क्या हो जाएगा, उनके बीच का जो अनुपात है, उसी अनुपात को क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। लेकिन जो बच्चे मरे हैं वो एक वर्ष से पहले के होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी बता देते हैं। ये तो एक निश्चित अवधि के लिए एक वर्ष यूज किया जा रहा है, निश्चित अवधि के लिए एक वर्ष में या किसी वर्ष में जीवित जन्मे बच्चों, ठीक है, जीवित जन्मे बच्चों में से मरने वाले बच्चों की संख्या के बीच का जो अनुपात है, वही अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। लेकिन एक से जो बच्चे मरे हैं वो एक वर्ष से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, एक वर्ष से पहले के बच्चे होने चाहिए, ठीक है, ये शिशु मृत्यु दर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, देखो यहाँ पे जो अब हमको जो समझना है, एनसीईआरटी से जो हमें सीखना है, जिसके लिए हम पढ़ते हैं वो सीखे। आपने शिशु वर्ड कितनी बार सुना है, प्रतिदिन सुनते हो, बच्चे को आप जानते हो। क्या आपने कभी सोचा है किस बच्चे को शिशु कहें, किस बच्चे को शिशु कहें, क्या आपने कभी सोचा है? नहीं। शिशु की पहचान हम कैसे करें? क्या हम 2 साल के बच्चे को शिशु कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू जो आपका वो आंकड़ा है, जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब आप 2 साल के बच्चे को शिशु नहीं कह सकते हैं। 1 साल का जो बच्चा है, 1 साल से पहले का जो बच्चा है, उसको आप शिशु कह सकते हैं, ठीक है। 2 साल का बच्चा शिशु नहीं कहलाएगा भाई, उसकी एज बढ़ चुकी है। ये यहाँ पे समझो, यही तो एनसीईआरटी सिखा रहा है। जिसको हम छोड़ते हैं उसको पकड़िए आप। आज अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर, साक्षरता दर। ये क्या है? अब साक्षरता दर, इसमें भी एक मिथ है, वो भी आपको बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए कि साक्षरता दर कहते किसे हैं। ये क्लास 9th में मैंने बढ़िया से पढ़ा है। अगर क्लास 9th का इकोनॉमी आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हो। मान लीजिए 7 वर्ष। अब ये 7 वर्ष का मतलब क्या आ रहा है सर? यहाँ पे देखिए, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो बच्चे हैं, या युवा हैं या बुजुर्ग हैं, युवा हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं और बुजुर्ग हो सकते हैं। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की संख्या में से शिक्षित जनसंख्या यानी साक्षर जनसंख्या के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? साक्षरता दर कहा जाता है।
अब देखिए फिर से समझिए, जो 7 वर्ष से या 7 वर्ष या इससे अधिक आयु की संख्या और साक्षर होने की संख्या के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है, साक्षरता दर कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पे बात कीजिए कि हम साक्षर किस व्यक्ति को कहेंगे। क्वेश्चन बन रहा है, साक्षरता सभी ने सुना है कि शिक्षित होना, जो लोग शिक्षित है वो साक्षर है, लेकिन हम शिक्षित कहें किसको? जिसने ग्रेजुएशन किया है उसको शिक्षित कहें, या फिर जिसने 10th किया है उसको शिक्षित कहें, या फिर जिसने 5th किया है उसको शिक्षित कहें, या फिर जो नर्सरी से जो पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, ग्रेजुएशन जो भी हाई लेवल की जो स्टडीज है उनको साक्षर कहें, किसको साक्षर कहें? ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है यार, मिथ है, समझो। जो अपना नाम पढ़ना और लिखना जानता है, चाहे उसने नर्सरी में भी पढ़ाई ना की हो, जो अपना नाम पढ़ना और लिखना जानता है वो व्यक्ति क्या क्या कहा जाता है, वो साक्षर लगाया जाता है। यानी आंकड़ों के अनुसार वो साक्षर है, वो शिक्षित है, जो अपना नाम पढ़ना और लिखना जानता है। ठीक है, वो साक्षर और शिक्षित होगा। समझ गए? अब पता चल गया ना हम साक्षर किसको कहें। अब हम बात करते हैं जो थर्ड जो हमारा फैक्ट है वो है निवल उपस्थिति अनुपात। ये भी बिल्कुल नया है, निवल उपस्थिति अनुपात। ये क्या है इसको भी समझाते हैं, चलिए कर देते हैं, आज कंप्लीट कर देते हैं। निवल उपस्थिति अनुपात 14 से 15 वर्ष के आयु के बच्चे या युवा, युवा तो 18 साल के बाद ही होंगे, बच्चे आप वर्ड दे दीजिएगा। 14 से 15 वर्ष के बच्चे, ठीक है, और इन बच्चों जो ये 14 से 15 बच्चों के जो कुल बच्चे हैं, मतलब कुल बच्चे पूरे भारत में 14 से 15 वर्ष के आयु के बच्चे, ठीक है, आयु वर्ग के बच्चे, 14-15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में से जो 14-15 साल आयु वर्ग के ही 14-15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे ही जो स्कूल जाते हैं, उन बच्चों के बीच का अनुपात क्या कहलाता है? निवल उपस्थिति अनुपात। अभी समझ में नहीं आया, मुझे खुद पता है बच्चे को अभी समझ में नहीं आया, अब पता समझ गया था। मान लीजिए 14-15 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं भारत में, जिनकी आयु 14 और 15 वर्ष की है, उनके, और जो 14 और 15 वर्ष के जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक तो टोटल वो बच्चे जो 14-15 साल के हैं, और उन्हीं 14-15 साल के बच्चों में से जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन बच्चों के बीच के अनुपात को निवल उपस्थिति अनुपात कहा जाता है। आ गया समझ में? अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, और इसके बाद हम इसके नोट्स आपको नीचे मिल ही जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सॉरी कराएंगे हम, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, तो आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वैसे समझ में आ गया होगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। यह अब आ गया है औसत आय। औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। ठीक है, औसत आय को हम क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। औसत आय से पहले आप समझिए राष्ट्रीय आय, क्योंकि जब आप राष्ट्रीय आय समझ जाओगे तब आप बढ़िया से आपको पता चल जाएगा कि औसत आय और प्रति व्यक्ति आय क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की हम बात करें, किसी भी राष्ट्र की, ठीक है, किसी भी राष्ट्र की आय हो सकती है, भारत की ले लीजिए, किसी भी राष्ट्रीय के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में निवेश की जाने वाली आय, ठीक है, या प्राप्त, सॉरी हम निवेश नहीं कह सकते हैं, आप इसको दीजिए किसी भी राष्ट्र की एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त आय को या प्राप्त शुद्ध आय को ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, अब वहां पे हम बात करें औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है, क्या है? देश की जो कुल आय है, जो कुल आय है देश की कुल आय, यानी एक वर्ष की होगी, निश्चित अवधि होगी ना, निश्चित अवधि का होना जरूरी है। देश की एक वर्ष लो आप, ठीक है, एक वर्ष में देश की कुल आय बटे में देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, अब जब इसको आप भाग दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? जो निकल कर आएगा वो ही प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गए हैं? ठीक है, समझ गए कि देश की जो कुल आय है उस कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दो, वो क्या कहलाएगा? वो प्रति, जो उसके बाद जो आएगा वो प्रति व्यक्ति आय होगी। ठीक है, राष्ट्रीय आय
जब हमारे पास है तो प्रति व्यक्ति आय को जानने की जरूरत क्या है। अब यहां पे क्वेश्चन बन रहा है, जब राष्ट्रीय आय हमें पता है, औसत आय को निकालने के लिए राष्ट्रीय आय की जरूरत है, और राष्ट्रीय आय की जब हमें पता है तो प्रति व्यक्ति आय को निकालने की जरूरत क्यों है? क्योंकि क्या है कि जो देश है, विश्व में जितने भी देश है, सभी की देशों की जो जनसंख्या है वो अलग अलग है, और अलग अलग होने की वजह से किस देश की आय कितनी विकसित है, कितने विकास में है या कितनी खराब है, ये जानने के लिए प्रति व्यक्ति आय की जरूरत पड़ती है। समझ गए? डाउट क्लियर? यहां तक जो मैंने अभी तक आपको बताया है वो सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक सुविधाओं की। सार्वजनिक सुविधाओं में क्या है, देखिए ये वही वाला प्रोसेस है जो मैंने यहां पे आपको बताया था कि क्या केवल आय में वृद्धि करने से या प्रगति करने से विकास नहीं होता। ये कह रहा है कुछ सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं जिनको आप पैसे से नहीं कर सकते हो, उनके लिए आपको योगदान देना पड़ेगा। जैसे कि प्रदूषण मुक्त वातावरण। अब प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के लिए, खुद का विकास करने के लिए, प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना मतलब खुद का विकास होना। ठीक है भाई, क्षेत्र के बारे में बताया था ना, खुद का विकास रहना, अब खुद का विकास करना। अब प्रदूषण मुक्त वातावरण, आप पैसे से थोड़ी ना प्रदूषण वातावरण को मुक्त करा सकते हो, प्रदूषण मुक्त थोड़ी ना करा सकते हो पैसे से। इसके लिए आपको प्रदूषण कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पैसा खर्च नहीं करना, आपको प्रदूषण कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो क्या है कि इस तरह के जो सिर्फ आय से कुछ नहीं होने वाला, आय से विकास नहीं होने वाला, इतना जरूर है जो आय की यहाँ पे बात की जा रही है, बार बार जो बात की जा रही है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि आप पढ़ रहे हो अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में आप अध्ययन करते हो आर्थिक गतिविधियों की, और आर्थिक गतिविधियों की बात करते हो तो आर्थिक स्थिति पर ही ज्यादा फोकस किया जाएगा ना, आय पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, इसीलिए आय पर यहाँ पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन प्रदूषण मुक्त वातावरण होने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप जिस प्रदूषण में रह रहे, जिस क्षेत्र में रह रहे हो उस क्षेत्र में जैसे कि प्राकृतिक संसाधन है, कम यूज कीजिए, जरूरत के अनुसार यूज कीजिए, बेकार में मतलब यूज करते हो, आवश्यकता अनुसार आप उसको आवश्यकता से ज्यादा यूज कर लेते हो। ठीक है, आवश्यकता कम है लेकिन यूज बहुत ज्यादा मात्रा में करते हो, प्रदूषण वो वातावरण को दूषित करते हो। ठीक है, मतलब इसी तरह की बहुत सारी चीजें होते हैं यार जो प्राकृतिक संसाधन है जिनको हम समझते नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप पैसे से नहीं कर सकते हो, खुद को जागरूक होना पड़ेगा तभी जाकर आप ये कर सकते हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली पे तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया यार, बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लास 9th के अर्थशास्त्र में। अब ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है कि जो मतलब जो भारतीय सरकार में क्या है, हम भारतीय सरकार की बात कर लेते हैं। राशन का जो प्रोसेस है, राशन बांटा जाता है, वितरित किया जाता है, राशन का वितरण किया जाता है किसके आधार पर? कार्डों के आधार पर। 3 प्रकार के राशन कार्ड हैं। ठीक है, वो क्या है, वो राशन कार्ड के आधार पर जो हम राशन का जो बंटवारा करते हैं ना, वितरण करते हैं, ठीक है, वो ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा किया जाता है। उसी के बारे में इंडिकेट कर रहा है। इस तरह का जो प्रोसेस है ये सिर्फ पैसे से नहीं होता है, इनके लिए आपको कुछ योगदान देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये सब इंडिकेट करता है वहां पे। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं, देखिए एक बार ये चैप्टर में जो था, चैप्टर में जो बेसिक था, जो आपको समझना था वो आप समझ चुके हो, ये और समझ लेते हैं, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? विकास की धारणीयता। अब धारणीयता क्या होता है? धारणीयता का अर्थ आप नहीं जानोगे तो आप समझ ही नहीं सकते कि धारणीयता की बात हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया विकास का अर्थ क्या है, उसी तरीके से धारणीयता का अर्थ समझिए। धारणीयता का अर्थ है सतत प्रगति करना। अब ये सतत प्रगति क्या होता है? सतत प्रगति मतलब लगातार मजबूत होना, लगातार वृद्धि करना। ठीक है, खुद को मतलब कंटिन्यू जारी रहना, विकास के लिए जारी रहना। ऐसा विकास जो सतत प्रगति पर हो, यानी चरम सीमा पर हो। ठीक है, जो चरम सीमा पर हो, जो कंटिन्यू हो, जो लगातार रूप से अपने विकास के लिए, अपने वातावरण के विकास के लिए, अपनी आय के विकास के लिए, आदर के लिए, सुरक्षा के लिए, किसी के आधार पर भी हो सकता है वो, उसके लिए जो लगातार मेहनत कर रहा है, सतत प्रगति पर जो होगा, वो ही विकास की धारणीयता कहलाएगा। समझ में आ गया? कोई डाउट? अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप फटाफट कमेंट कर दीजिए। जो इस चैप्टर में जो बेसिक कंसेप्ट थे जिनको क्लियर करना जरूरी था वो आप क्लियर कर चुके हो इस वीडियो के माध्यम से, और नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ले सकते हो। अब ये 2 वर्ड्स का और यूज हुआ था, BMI और HDI। ये क्या है? BMI और HDI ये क्या है? देखिए BMI का मतलब है
BMI का मतलब बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक। समझ में आ गया? शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक, इसका मतलब क्या है? इसका है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, मानव विकास सूचकांक। अब जो ये पोषण प्राप्ति है, पोषण प्राप्ति भी तो एक विकास ही है। पोषण प्राप्ति, आपके पास पैसा है, सुरक्षित वातावरण है, सुविधाएं हैं, क्षेत्र है, सुरक्षा है, आदर है, लेकिन आपके पास भोजन तो है ही नहीं, खाद्य पदार्थ तो है ही नहीं, ये कैसा विकास है जनाब? ये कैसा विकास है? तो इस तरह के विकास के बारे में पोषण प्राप्ति पर भी फोकस किया गया है क्लास 10th के अर्थशास्त्र में। और विकास को हर क्षेत्र से कवर करती है ये चैप्टर, हर क्षेत्र से, समझो। अब जो ये पोषण प्राप्ति है, इसके बारे में जो हमको सूचनाएं देती है, जो जानकारी देती है कि हमने जितना भोजन खाया, जितना भोजन हमने लिया, क्या वो हमारे शरीर के लिए कंप्लीट है, पूरा है, या फिर कम पड़ गया, हमको कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, हमको भोजन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना कैलोरी हमको खाना है, कितना नहीं खाना है, ये सब हमको कौन बताता है? ये सब हमको बताता है BMI, यानी बॉडी मास इंडेक्स, शारीरिक मास इंडेक्स हमको ये बताता है। सॉरी, शारीरिक मास, मास का मतलब हो जाएगा यहाँ पे द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, और इंडेक्स का मतलब हो जाएगा सूचकांक, ठीक है, सूचकांक मतलब आंकड़े, और आसान भाषा में हम आप देता आंकड़े, ठीक है। तो ये हो गया। अब हाँ, ये इसका जो बात की रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब सर भोजन के बारे में तो हमको पता चल गया कि हमने भोजन कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, कितना कैलोरी भोजन हमको लेना है, कितना नहीं लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। लेकिन हम सुबह से बात कर रहे हैं विकास पर। ये विकास है क्या, इसके बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं, इसके उद्देश्य क्या है, सारा कुछ सीख लिया है, राष्ट्रीय विकास क्या है, सब कुछ जान लिया। लेकिन विकास के बारे में हमको सूचना कौन देता है कि हमारा विकास हुआ या नहीं हुआ, हमारे देश का विकास हुआ नहीं हुआ? ये जो काम करता है वो करता है HDI, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये ही आंकड़े जारी करता है कि किस देश का कितना विकास हुआ है, किसका कितना नहीं हुआ है, किसको किस क्षेत्र में विकास करना है, किसको किस क्षेत्र में नहीं करना है, ठीक है। मतलब ये विकास के बारे में जितने भी आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों को देने के लिए ये क्या करता है, जो वर्क करता है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, आंकड़े होते हैं। और ये एक रिपोर्ट जारी करता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR। आ गया समझ में? अब जो ये चैप्टर है, चैप्टर 1 है, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। सॉरी इसके लिए, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कोई भी डाउट रखने वाली बात नहीं है। हर फैक्ट को हमने बढ़िया से कवर किया है, सभी फैक्ट्स को समझा है अच्छे से। अगर आप इनके नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे। नोट्स बड़े आसान भाषा में हमने बनाए हैं और स्टेप बाय स्टेप हमने बनाए, उनको आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। हैंड रिटन नोट्स हैं, हमने खुद की अपनी लैंग्वेज में लिखा है, बहुत अच्छे से आप उनको समझ सकते हो। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले तो वही जो सभी लोग बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बेल आइकन वाली जो बटन है उसको हिट कर दो, ठीक है। और कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट करके आप बताइए ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो भी बढ़े और हम आपको दिन प्रतिदिन वीडियोस दें। तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलते हैं कल एक चैप्टर 2 के साथ। चैप्टर 2 को भी बड़े अच्छे से हम कवर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।